हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 5 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। इट इज़ अबाउट पीएलआई स्कीम। और आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने पीएलआई स्कीम्स के बारे में बार बार चर्चा किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम भी है क्योंकि ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो भी एलिजिबल सेक्टर्स है उन सबों के लिए आपका ये स्कीम लेकर आ रही है और लगातार जो आपका दायरा है इस स्कीम का उसे बढ़ाया जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव वही है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है भारत में उसे बूस्ट किया जाए और जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पर उसे कम किया जाए। सो अभी फिलहाल जो न्यूज आई है वो इसीलिए कि जो आपका पीएलआई स्कीम है उसे अब इन दो सेक्टर्स के लिए भी ओपन किया गया है, जो है आपका टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट एंड जो दूसरा है व्हाइट गुड्स। और व्हाइट गुड्स आपको पता होगा कि एयर कंडीशनर्स या जो एलईडी लाइट्स है बोलते हैं, ये व्हाइट गुड्स के कैटेगरी में आते हैं। तो जब भी इसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगा तो जो इंक्रीमेंटल सेल्स होंगे, डोमेस्टिक सेल्स होंगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी देती है बेसिकली। और वो इंटरेस्ट सब्सिडी और कुछ नहीं, इंसेंटिव कहलाया जाता है। तो अगर डिटेल से बात करें तो सबसे पहले लेट्स टॉक टू टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इस सेक्टर के लिए ओपन करने का? तो जो भारत है उसको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जो मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं और खासकर चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सो कंसर्न्स रेज हो जाते हैं कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए हैं ना, आजकल देख सकते हो चाइना कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके अपना रहा है भारत को निगेटिवली इन्फ्लुएंस करने का। तो टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं एक हैकिंग के शिकार हो सकते हैं, इसीलिए इसको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग किया जाना भी जरूरी है। सिक्योरिटी के लिए भी कह सकते हो और वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये तो है ही है। टाइमलाइन एंड फंडिंग की बात करें तो 12,195 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, जिसमें से आपका जो 1000 करोड़ है ये एमएसएमईज को दिए जाएंगे, है ना। एमएसएमईज जो इस सेक्टर के लिए वर्क कर रहे होंगे, इन कंपोनेंट्स को बना रहे होंगे। और ये आपका वर्क करेगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22 टू फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26। तो 2021 से आपका 26 तक की ये वैलिडिटी होगी इसकी। सो फीचर्स की बात करें तो ये एमएसएमईज के लिए भी खोला गया है, याद रखना है आपको, एमएसएमईज के लिए भी खोला गया है, प्लस नॉन एमएसएमईज कंपनी इनके लिए भी ओपन किया गया है, जिसमें आपका डोमेस्टिक या फिर ग्लोबल कंपनी। अब यहाँ पर आपको क्लियर होना है कि ग्लोबल कंपनी जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको भी स्कीम का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये डोमेस्टिक कंपनी जो इंडियन रजिस्टर्ड है उन्हें ही मिलेगा। कोई फॉरेन कंपनी है जो भारत में अपनी प्रोडक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उनको भी ये स्कीम का लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाती है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट एमएसएमईज के लिए वो आपका 10 करोड़ रुपीज होने चाहिए, और जो नॉन एमएसएमई सेक्टर के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड वो आपका 100 करोड़ का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड के आधार पर बेनिफिशियरीज को आंका जाएगा। और बेनिफिट्स क्या होगी? तो बेनिफिट्स इससे जो इन्वेस्टमेंट है वो आ सकेगा लगभग 3000 करोड़, यानी 3000 नहीं 3000 करोड़ के जो बेनिफिट्स है वो आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट आने का मतलब है प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट भी बूस्ट हो सकेंगे। अप्रोक्स 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है ओवर 5 इयर्स। एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स तो क्रिएट होंगी ही होंगी, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डू क्रिएट्स जॉब्स। सो अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट की जिसे पीएलआई के लिए ओपन किया गया है, वो है आपका व्हाइट गुड्स एयर कंडीशनर एंड एलईडी लाइट्स। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम भारत में स्टेब्लिश करने की प्रयास की जा रही है। और जो आपका यूँ कह सकते हो कि सिर्फ यहाँ कंपोनेंट बनेंगे ही नहीं, बल्कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका भी भारत हिस्सा बनेगा। और जब हम बात करते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी कि भारत के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो दूसरे देशों में भी सप्लाई हो सकेंगे, है ना। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो स्ट्रेंथन होगा, किसी एक देश के ऊपर फॉर एग्जाम्पल चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सकेगी। और टाइमलाइन एंड फंडिंग की बात करें तो देख लो आप 6238 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, और ये भी आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर आपका 2029 तक चलेगा। यानी कि ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रैप यूपीएससी डाल सकती है, क्वेश्चन के रूप में कंफ्यूजन नहीं होना है। और इसमें जो है आपका ऑफर बेनिफिट की बात करें तो इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा 4 से 6% का इंसेंटिव, यानी कि आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट सब्सिडी, है ना। और वो दी जाएंगी इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर, जो भी गुड्स
बेचे जाएंगे विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, है ना। तो जो भी गुड्स भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उनके इंक्रीमेंटल सेल्स पर 4 से 6% का इंसेंटिव प्राप्त होगा मैन्युफैक्चरर को। और इससे क्या बेनिफिट होंगी, तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट यानी कि वही इन्वेस्टमेंट आएगा, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगा, एक्सपोर्ट्स होगा, एज वेल एज एडिशनल 4 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया पीएलआई स्कीम के बारे में। अब बात करते हैं मेंस के लिए क्या ओरिएंटेशन रखना है। तो अगर मेंस की बात करें तो याद रखना है कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की बात होगी तो आप पीएलआई स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो वेरियस स्कीम्स लिए जा रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वो सब डाल सकते हो। साथ ही साथ याद रखना, अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, बेनिफिट्स की, अगर आता है या फिर क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस कोई लेट से की स्कीम है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लाया गया है, फॉर एग्जांपल ले लो आप स्टार्टअप इंडिया लाया गया है, तो उसका भी आंसर आपको इधर से मिल सकता है। ये पीएलआई स्कीम के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं स्टार्टअप इंडिया के, तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आ सकता है, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन आ सकता है, एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकता है, एडिशनल जॉब्स एंड क्रिएट हो सकते हैं ना। तो इसी को कहते हैं कि एक जगह से पॉइंट उठाया दूसरी जगह चिपका दिया, क्योंकि आप हर जगह बार बार नए नए पॉइंट ढूंढ के लाओगे, इससे बढ़िया है इधर का पॉइंट उधर से आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि बात एक ही है, ले लेकर वही बात बनती है। जो बेनिफिट्स आपको मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे सेक्टर के लिए मिल सकते हैं वो किसी दूसरे सेक्टर के लिए भी मिल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मेंस के लिए आपको ध्यान रखना है, जहां हम कॉमन पॉइंट्स उठा सकते हैं वहां हमें कॉमन पॉइंट उठाना है और उसे रखना है ध्यान में, कम से कम माइंड के ध्यान में रखना है, सो दैट अगर कोई इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम उस पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेंस के लिए तो हो गया। प्रीलिम्स के लिए पीएलआई स्कीम इंपॉर्टेंट है। पीएलआई स्कीम से यूपीएससी हो सकता है एलिजिबिलिटी पर क्वेश्चन पूछा जा सके कि कौन कौन से सेक्टर्स को एलिजिबल किया गया है। हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के बारे में बात किया था, उसको एलिजिबल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हो गए, उनको एलिजिबल किया गया था। और अब देख लो टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट एंड वी हैव व्हाइट गुड्स एज वेल, है ना। तो ये याद रखना है। और साथ ही साथ ये जो आपका इनडिफिनिट पीरियड के लिए वर्क नहीं करेगा, इस स्कीम का एक टर्म है ना। और हर सेक्टर के लिए टर्म डिफरेंट है बेसिकली। और जो बेनिफिट्स ये याद रखना है आपको कि इंसेंटिव्स 4 से 6% दिए जाते हैं। हालांकि यूपीएससी अगर डाटा वाले क्वेश्चन देगी तो मान के चलो जो वो गलत ही होते हैं जनरली। सो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया टॉपिक नंबर 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीजेस मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। तो क्या है ये मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर? ऐसा इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीआरआई इंस्टीट्यूशन आपके मेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। सिलेबस में ही आपका पंचायती राज मेंशन्ड है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो भी डेवलपमेंट आते हैं पंचायती राज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल ये जो मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर है उसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें सिटीजन चार्टर की, तो ये सिटीजन चार्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें पंचायत का जो कमिटमेंट है टुवार्ड्स स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी एंड कोई भी सर्विस पंचायत ऑफर करता है तो उसके लिए जो टाइम एलोकेट होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोगों को इश्यू रहती है कि हम लोग अगर कोई रिक्वेस्ट रेज करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ डॉक्यूमेंट इश्यू करवाना हो, राशन कार्ड हो गया या फिर कुछ और इश्यूज, तो उसमें या तो दिक्कतें आती है, वो टाइमली डिलीवरी नहीं होती है, या फिर क्वालिटी या फिर स्टैंडर्ड वो सब नहीं होता है। तो सिटीजन चार्टर का मतलब ये होता है कि हम आपको अच्छे सर्विसेज प्रदान करेंगे, आप हम पर भरोसा करिए, और वो सर्विसेज क्या क्या होंगे वो आपको दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की अगर कोई समस्या आ रही है, अगर कोई वर्क है वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल भी रेज किए जा सकते हैं, एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सिटीजन चार्टर लगभग बैंक के होते हैं। सिटीजन चार्टर अब ये जो है पंचायत के भी होंगे। सिटीजन चार्टर्स और भी गवर्नमेंट ऑफिस के होते हैं ना, ये सब बताया जाता है कि आप मेरे से जुड़िए, हम आपको ये सर्विसेज प्रदान करेंगे, है ना। तो ये होती है। तो सिटीजन चार्टर क्या हो गया? आपका कोई डॉक्यूमेंट जिसमें कमिटमेंट जो है वो दिखाया जाता है ना, कि हम आपको इतने पीरियड में ये सर्विसेज ऑफर करेंगे या फिर ये वेरियस सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो इस प्रकार का जो कमिटमेंट होता है जो डिफरेंट बॉडीज ऑफर करती है उसे हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। अब ये पंचायत के तरफ से आए तो पंचायत जो सर्विसेज ऑफर करेगा वो इसमें बताया जाता है। तो ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, इसने प्रिपेयर किया है इस चार्टर को इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। और ये बेसिकली फ्रेमवर्क प्रदान करता है फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज 29 सेक्टर्स के ऊपर, और साथ ही साथ एक्शंस को भी अलाइन करता है लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, है ना। कि जो भी एक्शंस होंगे वो कहीं ना कहीं एसडीजीज के पूर्ति के अनुसार होंगे। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो पंचायत है वो इस फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करेंगे, सो दैट सिटीजन चार्टर्स
को वो डेवलप कर सके। साथ ही साथ इसे अडॉप्ट किया जाए थ्रू ए रिजोल्यूशन ऑफ ग्राम सभा बाय 15 अगस्त 2021, है ना। तो ग्राम सभा इसे अडॉप्ट करे बाय 15 अगस्त 2021, ये भी टारगेट रखा गया है ना। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो क्या इस मॉडल का सिग्निफिकेंस हो सकता है, तो आपको ही पता है कि जो पंचायत होते हैं वो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना। एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक आपका लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी जा सकती है। तो इसे हम थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। रूरल एरियाज में ये आपका मौजूद रहता है। साथ ही साथ ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन कहलाएगा। फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन कैसे, क्योंकि जो जनता होती है वो डायरेक्ट इस गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सकती है। अदर दो सेक्टर्स या अदर दो लेवल है, जैसे सेंट्रल लेवल या फिर आपका जो स्टेट लेवल, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट तो या इंटरेक्शन तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, कोई भी इश्यू आए आप डायरेक्ट जो है पंचायत से कंसल्ट करते हो। इसलिए ये कहा जाता है कि फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन फॉर ओवर 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, है ना। वाई 60%? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्स इन रूरल एरिया, दैट्स वाई रूरल एरिया में आपको पंचायत देखने को मिलते हैं। और पंचायत बेसिकली वेरियस बेसिक सर्विसेज ऑफर करती है, जो आपका आर्टिकल 243G में इंशाइंड है, यानी कि मेंशन है। और फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सैनिटेशन के क्षेत्र में पंचायत जो भी सर्विसेज सुविधाएं वो ऑफर करती है। एजुकेशन के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में ये सब सर्विसेज ऑफर करवाती है ना। ड्रिंकिंग वाटर आपने भी सुना होगा कि जो आपका पाइप ड्रिंकिंग वाटर हो, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो चापाकल होते हैं वो सब ऑफर किए जाते हैं इधर से, कि अगर पानी कहीं नहीं आ रही है तो वहाँ पानी ऑफर करेंगे, है ना। तो ये सब सर्विसेज ऑफर करी जाती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो चार्टर है ये कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को की दिशा में आगे बढ़ाता है ना। तो ये जो चार्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो भी इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करता है। सो अगर हम बात करें आपको प्रीलिम्स के लिए क्या पूछे जा सकते हैं, तो पंचायती राज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको डेफिनेटली जो बेसिक फंडामेंटल्स है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से वो याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या नाम है और कौन कौन से कुछ प्रोविजंस है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात की सर्विसेज जो ऑफर किए जाते हैं, आप आर्टिकल 243G को एक बार सिंपली एक बार पढ़ लेना तो आप समझ जाओगे कि क्या क्या फंक्शंस जो है वो ऑफर करी जाती है। 2-3 फंक्शंस तो हमने यहाँ डिस्कस कर भी लिया, सैनिटेशन, एजुकेशन, ये सब सर्विसेज ऑफर करती है, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो ये बातें हैं। और सिटीजन चार्टर के बारे में हमने डिस्कस किया ही किया। और फिर आपको म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आपको मीन्स की बात करें तो ये सिटीजन चार्टर के सिग्निफिकेंस, या फिर यूँ कह सकते हो कि पंचायत के भी सिग्निफिकेंस आप समझ सकते हो। अगर क्वेश्चन आए कि, है ना, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर हो सकता है लिखने दे दिया जाए, आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि पंचायती राज पे लिखे, 73rd अमेंडमेंट एक्ट पर दे दिया जा सकता है ना। और उसके क्या सिग्निफिकेंस है, कुछ इश्यूज भी आते हैं, उन इश्यूज को भी हाईलाइट करना है कि PRI इतने साल हो गए तो उसके क्या पॉजिटिव्स रहे हैं, लेकुनाज क्या रही है, ये क्रिटिकली एनालाइज के ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है और ये सिग्निफिकेंस आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इट रिप्रेजेंट फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन फॉर ओवर 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, है ना। कहीं भी आपका PRIs के क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप इस फैक्ट को यूज कर सकते हो बिना चिंता किए हुए। कंक्लूजन के रूप में भी यूज कर सकते हो, इंट्रोडक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हो। और जो बेसिक सर्विसेज ऑफर करती है तो आपको पता ही है। एंड ये फिर टर्म याद रखना है ना, इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल, क्योंकि ये कहीं पर भी यूज हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए यूज हो सकता है ना। कुछ सजेशन आपके मांगा जाए तो ये यूज हो सकता है कि इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल, उसके बाद ऐड कर सकते हो। तो ऐसे आप यूज करोगे तो आराम से मेंस को लिंक कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन SAGE इनिशिएटिव एंड सेज पोर्टल। ये बेसिकली लॉन्च किया गया है सो दैट जो भारत के एल्डरलीज है उनको सपोर्ट किया जा सके। तो अगर आप सेज की बात करें, यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो इसके तहत आइडेंटिफाई किए जाएंगे, एवेल्युएट किए जाएंगे, एज वेल एज वेरीफाई, एग्रीगेट एंड ऑल्सो डिलीवर द प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशन, सर्विसेज डायरेक्टली टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यानी कि जो भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन शामिल होंगे उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं ना। तो जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। और ये बेसिकली सिल्वर इकोनॉमी के आइडिया को प्रमोट करता है। कैसे, तो रेसिडेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उस वे में डेवलप किए जाएंगे सो दैट जो आपके डिफरेंट ग्रेड्स
फॉर सीनियर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा सके। और ये सब के सब आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका सिंपल एग्जांपल आपने मेट्रो में देखा होगा कि मेट्रो में जो सुविधाएं होते हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ऑफर करे जाते हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं उनके लिए तो ऑफर होती ही होती है। तो इस वे में आपका ये काम करता है ना। तो इट प्रमोट द आइडिया ऑफ सिल्वर इकोनॉमी बाय डेवलपिंग रेसिडेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स फॉर सीनियर्स वाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर ए डिग्निफाइड एंड सेफ एजिंग एक्सपीरियंस, है ना। कि अगर इवन कि अगर कोई व्यक्ति जिसका उम्र ज़्यादा है, अगर वो कोई सर्विसेज का लाभ उठाना चाहता है, फॉर एग्जांपल मेट्रो या बस सर्विसेज, तो उसमें वो सुविधाएं हो कि वो आराम से उसको एंजॉय कर सके। एंड ये जो सेज पोर्टल है ये आपका वन स्टॉप एक्सेस होगा एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बाय क्रेडिबल स्टार्टअप्स, है ना। तो जो भी प्रोडक्ट्स एल्डरली के लिए हो सकते हैं, जो भी सर्विसेज एल्डरली के लिए ऑफर किए जा सकते हैं, इस सेज पोर्टल में लिस्टेड होंगे। और ये पोर्टल्स में बेसिकली वो स्टार्टअप्स भी आ सकते हैं जो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। एंड ये जो स्टार्टअप्स होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं अक्रॉस द सेक्टर, जैसे हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, हाउसिंग केयर सेंटर्स अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एसेस। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये आपका फैसिलिटेटर के रूप में एक्ट करेगा। और हमें सेज इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम्स की क्यों जरूरत पड़ रही है, सबसे पहली बात तो ये वाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन दिस। तो इसका कारण है, पहली बात तो ये कि फास्टेस्ट डेमोग्राफिक कोहर्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है। आप देख लो डाटा, ये आपको याद रखना है डाटा। 7.5% 2001 में आपका टोटल एल्डरली पॉपुलेशन था। अब जो है 2026 आते आते कहा जा रहा है कि 12.5% पॉपुलेशन एल्डरली में आपका चला जाएगा। और फिर 2050 आते आते 19.5% पॉपुलेशन आपका एल्डरली कंपोनेंट होगा। सो इसीलिए उस हिसाब से अभी से प्लानिंग और प्रयास किया जाए सो दैट जो भी एल्डरली है उनको आगे परेशानी ना आए, चाहे वो जो भी सर्विसेज ऑफर लेना चाहे वो एंजॉय करे। जो भी उनको दिक्कतें आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आय का प्रॉब्लम है तो वैसा कोई प्रोडक्ट हो जो उनके कंसर्न्स को ठीक कर सके, ये बातें होती है। एंड ग्लोबली जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हैं ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज ये अप्रोक्स 10% था 2012 में, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है 2050 आते आते वर्ल्ड पॉपुलेशन का 22% आपका एल्डरली यानी कि ओवर 65 ईयर्स के प्लस वाले कंपोनेंट होंगे। एंड अदर फैक्टर्स की बात करें जो मूव कर रहा है इस इनिशिएटिव के लिए, तो एक तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी बढ़ती जा रही है, हाई अफोर्डेबिलिटी एंड एसेट्स, न्यूक्लियर फैमिलीज एंड मोबिलिटी। तो ये सब भी कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण ये सब इनिशिएटिव फॉर एल्डरली लिए जा रहे हैं। और देख लो यहाँ पर आप कि वेल बीइंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स ये मैंडेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 41। और ये आपको ही पता आर्टिकल 41 और कुछ नहीं आपका डीपीएसपी है ना। और इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ सीनियर सिटीजन्स को प्रदान हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेकर आए हैं। पहला प्रोग्राम आप देख लो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन, वी हैव दिस। and we have national program for health care of elderly NPHC, and we have maintenance and welfare of parents and senior citizens act, and we have Indira Gandhi national old age pension scheme यानी कि IGNOAPS, and we have राष्ट्रीय वयोश्री योजना RBY and प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, है ना। 2-3 स्कीम्स के डिटेल्स के बारे में जान लेना। उसके बाद मेंस के लिए आपको ओल्ड एज पॉपुलेशन पर कुछ भी क्वेश्चन आएंगे आप लिख सकते हो। 2-3 स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट अगर डिस्कस कर दिया जाता है किसी ओल्ड एज पॉपुलेशन या फिर राइजिंग पॉपुलेशन एज के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। और ये जरूर फैक्ट याद रखना मेंस के लिए, बिकॉज है ना पूछा जा सकता है कहीं पर भी आपका अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये फैक्ट आप यूज कर सकते हो अपने बॉडी में या फिर यूँ कह सकते हो इंट्रोडक्शन में। क्योंकि जब तक आप कंसर्न बताओगे नहीं तो सोल्यूशन बताने से फ़ायदा क्या, पहले पता तो चले कंसर्न कितनी बड़ी है। कंसर्न बड़ी पता चल गई तो आराम से आप समझा सकते हो जो आंसर चेकर है कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो वी हैव द सेज पोर्टल एंड हमने डिस्कस किया, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये जरूर याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री जो है ये आपका फैसिलिटेटर के रूप में एक्ट करेगी और क्या ऑब्जेक्टिव है SSGE का। सो होप ये क्लियर हो गई होगी आपको। और प्रीलिम्स के लिए हाँ इम्पोर्टेंट है सेज क्योंकि नया स्कीम है तो पूछा जा सकता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, various decisions announced by RBI while unveiling bi-monthly monetary policy। आपको भी पता है कि RBI बाई मंथली बेसिस पर अपना मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है और इस हिसाब से कुछ रिफॉर्म जो उनके द्वारा लिए गए हैं उसके बारे में भी बताती है। सो इस बाई मंथली पॉलिसी में क्या
स्टेप्स लिए गए हैं। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि उसमें वो बताते हैं कि जो पॉलिसी रेट है उसमें क्या वो बढ़ोतरी कर रही हैं या फिर कम कर रही हैं या फिर वही रख रही है। सबसे बड़ा बात तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से यही बताती है, और हमें भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना पड़ता है इस पॉलिसी रेट को। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो सब इन पॉलिसी को ताक से देखते हैं, सो दैट वो अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके इन्वेस्टमेंट का, है ना। इसीलिए वो आरबीआई के ये जो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, है ना, मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो इसमें क्या अभी अमेंडमेंट आया है, क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, तो देख लो। जो पॉलिसी रेट है, और पॉलिसी रेट में आपको ही पता है रेपो रेट, है ना, या फिर आरबीआई की जो लेंडिंग रेट होती है। आरबीआई लेंडिंग रेट मतलब क्या, रेपो रेट मतलब समझ रहे हो। रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जब बैंकों को कभी पैसे की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली, तो आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लैंड करता है, और बेशक इसमें कोलेट्रल की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और आरबीआई अपना इन्फ्लेशन टारगेट बेसिकली रेपो रेट से भी करती है, रेपो रेट को बढ़ाती है घटाती है बेस्ड ऑन की इन्फ्लेशन घट रहा है या बढ़ रहा है। तो इस बार जो पॉलिसी रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और अनचेंज रहा है। कितना रहा है, 4% आपका फिक्स करके रखा गया। और ये पहली बार नहीं है, आपने भी सुना होगा लगातार आरबीआई जो है वो आपका रेपो रेट को फिक्स कांस्टेंट रख रही है, एंड ये आपका 6th टाइम है। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो आपका 3.35% रखा गया है। और रिवर्स रेपो रेट मतलब समझ रहे हो कि अगर आरबीआई को पैसे की जरूरत है तो वो बैंक से लोन के रूप में ले सकती है, और जिस रेट पर मिलता है वो आपका 3.35% होता है। और ये आपको ही पता होगा कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो आपका लेस होता है रेपो रेट से। देख सकते हो आप यहाँ पर रेपो रेट क्या है आपका 4%, और रिवर्स रेपो रेट कितना रखा गया है 3.35%, है ना। वो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर ऐसा ना किया जाए तो पता चला कि जो बैंक है वो अपने पैसे पब्लिक को देने के बजाय, जो लोन देने के बजाय वो आरबीआई के ही पास पास कर देंगे और इनको हाइयर इंटरेस्ट मिलने लगेगा, तो फिर तो दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए जनरली क्या होता है आपका कि जो रेपो रेट है वो ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। और क्या बातें कही गई है इस बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में, तो ग्रोथ प्रोजेक्शन को कम दिखाया गया है। यानी कि जो इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, ये 400 बेसिस पॉइंट्स से कम किया गया है। और 100 बेसिस पॉइंट में बेसिकली 1% होता है ना, तो 1% से कम किया गया है। और कितना प्रोजेक्ट किया गया है, 9.5% प्रोजेक्शन जीडीपी ग्रोथ का फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के लिए रखा गया है। ऐसा इसलिए बिकॉज फिर से आप देख रहे हो अनसर्टेनिटीज आ गई है सेकेंड वेव ऑफ कोविड के कारण, तो फिर से इकोनॉमी जो है वो प्रभावित हो रही है। दैट्स वाई फिर से जो प्रोजेक्शन है उसे कम किया गया है। एंड अगर हम बात करें वेरियस सेक्टर्स के लिए क्या आपके कुछ इनिशिएटिव लिए गए, तो देख सकते हो आप कॉन्टेक्ट इंटेंसिव स्कीम है। कॉन्टेक्ट इंटेंसिव स्कीम में क्या होगा कि 15,000 करोड़ लिक्विडिटी विंडो बेसिकली ओपन की जाएंगी कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, जैसे होटल्स एंड टूरिज्म। क्यों, बिकॉज ये होटल्स एंड टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है कोविड-19 के दौरान, तो इनको फिर से रिवेम करने के लिए कहीं ना कहीं जो होटल्स और टूरिज्म सेक्टर्स है उनको बेसिकली 15,000 करोड़ लिक्विडिटी विंडो ऑफर किया गया है, और ये बेसिकली बैंकों के द्वारा ऑफर किए जाएंगे। और दूसरा जो इनिशिएटिव है देख सकते हो इनहांस्ड कवरेज वन टाइम डेब्ट रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क स्कीम। तो दूसरा जो लाया गया है वो है आपका वन टाइम डेब्ट रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क स्कीम, और जो मैक्सिमम लिमिट है बोरोवर के लिए वो आपका 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, या फिर स्मॉल बिजनेसेस के लिए, या फिर बिजनेस लोन्स अगर लेना चाहे इंडिविजुअल उसके लिए, है ना। तो ये बात है ना, वन टाइम डेब्ट रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क स्कीम में जो मैक्सिमम लिमिट है आपका बोरोवर्स ले सकता है, आपका एमएसएमईज के लिए 25 करोड़ पहले था, 50 करोड़ कर दिया गया है। और जो आपका चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या फिर बिजनेसेस लोन्स हो इंडिविजुअल्स के लिए, साथ ही साथ फ्रेश 16,000 करोड़ लिक्विडिटी लाइन या स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी को दिया जाएगा, है ना, सो दैट ये सिडबी जो है फर्दर लैंडिंग करे एमएसएमईज को। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एमएसएमईज के लिए जो आपका आरबीआई है वो प्रॉपर ध्यान दे रही है कि एमएसएमईज को नुकसान ना हो, क्योंकि एमएसएमईज का रोल हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको रिवैम्प करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं एमएसएमईज भी इस कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं अगर देखा जाए तो इसीलिए ये सब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ सिक्योरिटी परचेज करी जाएंगी 40,000 करोड़ का जून में, और 1.2 लाख करोड़ का फिर से किया जाएगा सितंबर क्वार्टर में।
सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो ये जो आरबीआई का रिट्रेशन है एकोमोडेटिव स्टैंस का, एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब आगे जो आपका रेपो रेट है वो और कम किया जा सकता है, बढ़ाएगा नहीं, है ना। ऐसा इसीलिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करना है। ये बोला जा रहा है कि जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवर नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अपने ट्रैक पर नहीं आएगी, हम एकोमोडेटिव स्टैंस रखेंगे, है ना। 3 स्टैंस होते हैं, एक तो एकोमोडेटिव स्टैंस होता है, 2 और से कौन से स्टैंस ये आप हमें बताइए। और देख सकते हो तो ऑल्सो इस इनिशिएटिव से जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो आपका ईज डाउन होगा, इंटरेस्ट रेट पर भी लगाम लगेगा, सो दैट जिसको भी क्रेडिट की जरूरत है वो सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सके। और ये देख लो आप, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो ये आरबीआई की तरफ से आपका बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी गठित किया जाता है और ये 6 मेंबर कमेटी होती है ना। सेंट्रल बैंक के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर आरबीआई 1934, है ना। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्रिएट करने का प्रावधान है और आरबीआई बेसिकली इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को प्रिसाइड करते हैं और इस मीटिंग में बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका डिटरमाइन किया जाता है, विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। आपको भी पता है 2 से जो आपका 2 से 6% का जो इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया उसको अचीव करने के लिए प्रयास किए जाते हैं और उसके लिए एक बढ़िया सा टूल आरबीआई के पास है, वहाँ पर रिपोर्ट है। एंड गवर्नर ऑफ आरबीआई ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, यानी कि जब भी आपका मीटिंग होगा इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, तो जो आपका गवर्नर है वो आपका चेयर करेगा इस मीटिंग को। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स, और यहाँ पर रिम्स के लिए आपको अच्छे से याद रखना है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और थोड़ा सा आप ये भी याद रखना कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है सी रेट वो 4% है और रिवर्स रेपो रेट का आपका 3.35% है और जनरली रिवर्स रेपो रेट लेस होता है आपका रेपो रेट से, ये भी बात याद रखनी है। और क्या क्या कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं आरबीआई की तरफ से, सो दैट आपका एमएसएमई या फिर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव किया जा सके, तो आप लिख सकते हो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव स्कीम, इनहांस कवरेज किया गया है, वन टाइम डेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क स्कीम ये लाए गए हैं, साथ ही साथ लिक्विडिटी इन्फ्यूज किए जाएंगे, है ना, सिक्योरिटी परचेज, ये सब तो होते ही होते हैं। तो इस वे में जो आपका आरबीआई है वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने का प्रयास करता है, तो ये याद रखना है आपको। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए, ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्होंने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर पीपल नेचर एंड क्लाइमेट इसे पब्लिश किया है और यहाँ से मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आपको निकलेंगे इन्वायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए, और इन डाटाज को आप इस्तेमाल कर सकोगे अपने मेंस आंसर राइटिंग में। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है वो बेसिकली इन एसोसिएशन विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और जो यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये याद रखना है ना। ये जो यूनाइटेड नेशन होते हैं वो दशक डिक्लेयर करते हैं और दशक जो डिक्लेयर करते हैं यानी कि डिकेड्स वो स्पेसिफिक टॉपिक पर होता है ना। फॉर एग्जांपल ये जो आपका यूएन डिकेड आपका जो 2021 से 2030 है, ये बेसिकली कौन सा है डिकेड है, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये याद रखना है। तो क्वेश्चन मीन्स के लिए पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का क्या मतलब होता है। नाम से ही पता चल रहा है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी इकोसिस्टम जो कहीं ना कहीं दिक्कतें फेस कर रहा है ना, तो उस इकोसिस्टम को वापस से रिकवर करना ही आपका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन होता है ना। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मींस असिस्टिंग इन रिकवरी ऑफ इकोसिस्टम जो डिग्रेड हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए, साथ ही साथ इकोसिस्टम को कंजर्व भी करना जो कहीं ना कहीं अभी भी इंटैक्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं वो अभी डिग्रेड होने से बचे हुए हैं। तो क्या क्या आपका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में आ जाता है, एक तो आपका डिग्रेडेड या डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम, इनको रिकवर करना है, साथ ही साथ जो इकोसिस्टम अभी फिलहाल ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के प्रभाव में नहीं आए है उसको भी कंजर्व करना है, दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं। और क्या की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में आए, तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि वी आर यूजिंग द इक्विवेलेंट ऑफ 1.6 अर्थ टू मेंटेन आवर करंट वे ऑफ लाइफ एंड इकोसिस्टम कैन नॉट कीप विथ आवर डिमांड। सिंपली अगर बोला जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो नेचर आपका रिगेन कर सकती है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज किया जा रहा है, एक्सप्लॉयट किया जा रहा है अगर देखा जाए तो। एंड एवरी ईयर इकोसिस्टम सर्विसेज मोर देन 10% ऑफ आवर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट इज लॉस्ट। ये फैक्ट याद रखना है कि ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज यानी कि जो सर्विसेज इकोसिस्टम की तरफ से प्रदान किए जाते हैं, अप्रोक्स अगर इसका वैल्यूएशन किया जाए तो जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट होता है उसका 10% लॉस्ट हो रहा है। एंड अराउंड 1/3 ऑफ वर्ल्ड फार्मलैंड ये डिग्रेड हो गए हैं एंड अबाउट 87%
50% ऑफ इनलैंड वेटलैंड वर्ल्ड वाइड ये डिसअपियर हुए हैं 1700 से ही। एंड 1/3 ऑफ कमर्शियल फिश स्पीसीज, इसको तो ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब इसको रिवैम्प करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। बाद में प्रेशर इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली ये जो है स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। एंड जो डिग्रेडेशन है ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है वेलबींग ऑफ 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो करेंगे बहुत सारी बीमारी डिजीज नजर आ रही है। एंड कहीं ना कहीं कंट्रीज को डिलीवर करने पड़ेंगे जो भी वो कमिटमेंट लेते हैं। एक कमिटमेंट तो ये भी था कि 1 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड उसको रीस्टोर किया जाएगा, और साथ ही साथ जो कमिटमेंट्स इन्होंने लिए इसे तो फुलफिल करें, साथ ही साथ सिमिलर कमिटमेंट्स भी करें फॉर मेराइन एंड कोस्टल एरिया। एंड रीस्टोरेशन एसेंशियल है, सो दैट जो हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज के तहत टारगेट दिया था कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज को कंट्रोल करना है बिलो 2 डिग्री सी, उसे अचीव करने के लिए, है ना। तो रिस्टोरेशन इज एसेंशियल फॉर ग्लोबल टेम्परेचर कंट्रोल राइज बिलो 2 डिग्री सी एमंग अदर बेनिफिट जो देखेंगे हम। रिकमेंडेशन क्या बताए गए, तो इसमें रिस्टोरेशन पर फोकस किया गया है, यानी कि जो डिग्रेडेशन है उसको रोका जाए, और सिर्फ रोका ना जाए उसको रिवर्स किया जाए, यानी कि डिग्रेडेशन को एग्रेडेशन में तब्दील किया जाए। एंड अवॉइडिंग द डिग्रेडेशन, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट किया जाए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, मैंग्रोव प्रोटेक्शन हो, वाटर मैनेजमेंट, ये सब वाइटल कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं। सो ये देख लो आप, हेल्दी रिस्टोर्ड इकोसिस्टम अगर होता है, यानी कि कोई भी इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक डेडिकेटेड रीजन कह सकते हो जहाँ पर जो कम्युनिटीज होते हैं आपस में रहते हैं और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि कम्युनिटीज लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग विद देमसेल्फ एज वेल एज विद द एनवायरनमेंट। ये होता है क्वेश्चन यूपीएससी इकोसिस्टम के बारे में पूछी है। तो इकोसिस्टम बेसिकली बहुत ही वैल्यूबल और प्राइसलेस बेनिफिट देता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड वेलफेयर, है ना। और इसमें बोला गया है कि अगर इन्वेस्ट किया जाता है जस्ट $4 पर रेसिडेंट इन ग्रोइंग ट्रीज, तो ये देख लो मिलियंस ऑफ पीपल के हेल्थ में सुधार आ सकता है। कैसे, तो एयर फिल्ट्रेशन एंड कूल एयर के माध्यम से ना। तो ये जो क्लाइमेट चेंज वाली समस्या है ये आपके हैंडल हो सकती है अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है आपका $4 पर रेसिडेंट के द्वारा। और देख लो फूड सिक्योरिटी भी ये इंश्योर करती है ना। कैसे, तो रिस्टोरिंग मैंग्रोव्स, अगर मैंग्रोव जो आपके कोस्टल रीजन में मैंग्रोव्स के ऊपर क्वेश्चंस भी आए हैं, है ना, जो एक प्रकार से प्रोटेक्टर का काम करता है। तो अगर मैंग्रोव्स को रिस्टोर किया जाता है तो 60 ट्रिलियन यंग एडिबल एंड कमर्शियली वैल्यूएबल फिश प्राप्त हो सकते हैं इनवर्टेब्रेट्स टू द कोस्टल स्टेट्स एवरी ईयर, कोस्टल वाटर्स एवरीवेयर। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है ना। एग्जाम्पल में बताया गया है कि रिस्टोरिंग 50% ऑफ कन्वर्टेड लैंड इन द राइट प्लेसेस, ये 60% ऑफ एक्सपेक्टेड स्पीसीज के एक्सटिंक्शन को बचा सकती है। ये सब फैक्ट्स काफी महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, और इसके एक पॉइंटर के रूप में यूज कर सकते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो 10 ट्रिलियन इन ग्लोबल जीडीपी ये लॉस्ट हो सकते हैं बाय 2050 अगर इकोसिस्टम सर्विसेज कंटिन्यू टू डिक्लाइन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आप प्रीलिम्स के डाटा, प्रीलिम्स या मेंस के डाटा के लिए यूज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये डाटा तो काफी महत्वपूर्ण है। कहीं पर भी इकोसिस्टम से जुड़ा क्वेश्चन आया है, कंसर्न्स आया, ये आप यूज कर सकते हो। सो ये हमने डिस्कस किया। रिपोर्ट के बारे में याद रखना है कि किसने रिलीज किया, है ना। और इनके फैक्ट्स बेसिकली आपको मेंस में काफी मदद करेगी। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज, वुमेन रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन। तो ये न्यूज आपने भी सुना होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1/3 जो सीट्स है उनके इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में वो 1/3 सीट रिजर्व करेंगी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। काफी बड़ा इनिशिएटिव, काफी अच्छा इनिशिएटिव वुमेन एम्पावरमेंट गर्ल एजुकेशन के क्षेत्र में लिया गया है। तारीफ के काबिल कह सकते हो इस स्कीम को। एंड इससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकेगी इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एरिया, और मोर एंड मोर गर्ल्स को मोटिवेशन मिल सकेगा कि वो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सके। और गवर्नमेंट ने एक बिल भी प्रपोज किया है कि वो लाएंगी जिससे इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया जाएगा जो मैनेज कर सकेंगे इंस्टीट्यूट्स को बेटर तरीके से, सो दैट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की समस्याएं बिहार में रहती है उसको ठीक किया जा सके। सो क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, तो नाम आपके बिहार आने चाहिए। और अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो क्या और क्यों न्यूज में रहा है, बिकॉज हाल ही में ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है इसने 17 इंस्टेंसेस को आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर केमिकल वेपन्स सीरिया में यूज किया गया था, और ये सब आइडेंटिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हुए। तो अगर हम बात करें OPCW की, तो ये आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 193 मेंबर है इसके, और इसका जो सीट है हैग इज इन नीदरलैंड,
और इसे स्टैब्लिश किया गया था 29 अप्रैल 1997 को विद द एंट्री इनटू फोर्स, है ना, यानी कि जब केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की एग्जिस्टेंस आई, फोर्स में जब ये आया तो ये आपका इस्टेब्लिश किया गया OPCW को, है ना। तो स्टैब्लिश्ड ऑन 29 अप्रैल 1997 विद द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। और अगर हम बात करें केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की, तो ये विश्व का पहला मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट है जो एलिमिनेशन ऑफ इंटायर कैटेगरीज ऑफ वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन के हैं उनको एलिमिनेट करने की बात कही जाती है, वो भी विद इन ए फिक्स्ड टाइम फ्रेम। तो अच्छे से याद रखना, इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट, और इसके तहत एलिमिनेशन ऑफ एन इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विद इन ए फिक्स्ड टाइम फ्रेम। और इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 2013 में फॉर इट्स एक्सटेंसिव एफर्ट टू एलिमिनेट द केमिकल वेपन। And let's move to the next one, green gold collection for bamboo on government e-marketplace portal। तो ये जो आपका ग्रीन गोल्ड कलेक्शन फॉर बैम्बू प्रोडक्ट्स है, ये आपका डेडिकेटेड विंडो ऑफर करेगा ऑन द GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, सो दैट बैम्बू गुड्स को मार्केट किया जा सके, है ना। तो ये जो ग्रीन गोल्ड कलेक्शन है ये यूनिक इनिशिएटिव है नेशनल बैम्बू मिशन एंड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, और ये बैम्बू आर्टिशंस को, वेबर्स को, इंटरप्रेन्योर्स जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको मार्केट एक्सेस मिलेगा, गवर्नमेंट बायर्स जो होंगी वो इसे खरीदेंगी, इनके प्रोडक्ट को खरीदेंगी। तो इससे आपका और कुछ नहीं बल्कि ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट जो होगा वो आसानी से किया जा सकेगा, कॉमन यूज गुड एंड सर्विसेज जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या PSUs को जरूरत पड़ती है, और इससे आपका इनकम जो है इनकम्युनिटीज के वो बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव है वो बड़े बड़े इम्पैक्ट ला सकते हैं। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, स्कीम्स फॉर मेगा फूड पार्क। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क, कहाँ पर, रायपुर छत्तीसगढ़ में। और क्या ऑब्जेक्टिव है इस मेगा फूड पार्क का, तो देख सकते हो एक मैकेनिज्म प्रदान किया जाए सो दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होते हैं उनको मार्केट से जोड़ा जाए, सो दैट जो फार्मर्स है, प्रोसेसर्स है, रिटेलर्स है, उनको एक साथ लिया जाए, सो दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट का, सो दैट फार्मर्स को भी बेनिफिट करेगा, प्रोसेसर को भी बेनिफिट करेगा, रिटेलर्स को भी बेनिफिट करेगा, एज वेल एज इससे आपका वेस्टेज की मिनिमाइजेशन होगी, फार्मर्स इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है जिसके तहत गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है 50 करोड़ रुपीज का पर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पैटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो ये क्या न्यूज़ है, तो देख सकते हो पैटेंट ब्लैक पेपर माइक्रोन्यूट्रिएंट फोलायर फॉर्मुलेशन, इसके लिए पैटेंट जो है वो आपका मिला है। और अगर हम बात करें डिटेल से, तो जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीसीज रिसर्च IISR, इसने पेटेंट रिसीव कर लिया है, पेटेंट यानी कि अधिकार कह सकते हो, ब्लैक पेपर माइक्रोन्यूट्रिएंट फोलायर फॉर्मुलेशन के लिए। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है फॉर ब्लैक पेपर, ये ऑप्टिमल रेशियो ऑफ सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन ये सब मेंटेन करता है। जो दूसरा है आपका, बस आपको याद रखना है कि इसे पेटेंट मिल चुका है इस फॉर्मुलेशन को। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि अब इससे पेटेंट मिला, यानी कौन से ऑर्गेनाइजेशन को मिला, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च IISR। एंड वी हैव द ट्यूमर एंटीजेन SPAZ9 ट्रेडमार्क। तो ये जो आपका SPAZ एंटीजेन है इसको ट्रेडमार्क मिल चुका है, दैट इज द ASPAGNII। और ये एंटीजेन बेसिकली 1998 में ही डेवलप किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी विच इज कमिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और करंटली ये देख सकते हो ट्रेडमार्क है ना, तो TM लिखा हुआ है। तो ये जो आपका ASPAGNII ट्रेडमार्क है उसका इस्तेमाल डेंड्रिटिक सेल के लिए यूज होता है, यानी कि डेंड्रिटिक सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी इन सर्विकल ओवेरियन कैंसर एंड इससे ब्रेस्ट कैंसर को भी डील करने के लिए किया जा सकता है। और अगर हम बात करें ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क ये कोई शब्द हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, जो मदद करता है कि डिस्टिंग्विश किया जा सके जो गुड्स है उसका जो सोर्स है ना, तो जो सोर्स ऑफ गुड्स है उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके फ्रॉम अदर, है ना। तो यही मतलब होता है ट्रेडमार्क कि मेरा तो ओरिजिनल ही है ट्रेडमार्क, या फिर कॉपीराइट ऐसा क्या होता है, ओरिजिनल कंटेंट डेवलपर को एक प्रकार से अलग किया जाता है विद अ डुप्लीकेट वन। एंड बोथ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स ये ग्रांट किया जाता है बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। अच्छे से याद रखना है ना, इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 और ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो देख सकते हो ये जो आपका पेटेंट्स और ट्रेडमार्क है वो ग्रांट किए जाते हैं किसके द्वारा, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेड which comes under Indian Patent Act 1970 and Trademark Act 1999. Now let's move to the last one, carbon emission by Indian IT down 85%। तो देख लो नए स्टडी के अनुसार ये जो आपका वार्षिक महीना था, है ना, इसमें आपका 85% ड्रॉप देखने को मिला है कार्बन इमिशन का बाय इंडिया आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री यानी कि IT इंडस्ट्री। और क्यों, बिकॉज ये जो आपका
होम वर्क है यानी कि वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड वर्किंग मॉडल्स, ई मोबिलिटी, डिजिटाइजेशन इसके कारण। एंड ओनली 4 से 5% ऑफ एन अप्रोक्सीमेट 4.4 मिलियन वर्कफोर्स जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में वो ट्रेवल करते हैं वर्क के लिए। ये काफी महत्वपूर्ण है। ओनली 4 से 5% ऑफ एन अप्रोक्सीमेट 4.4 मिलियन वर्कफोर्स जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वो ट्रेवल करके काम करते हैं, यानी कि ऑफिस से जाते हैं। जनरली वो घर में ही वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड वर्किंग मॉडल्स कर सकते हैं, डिजिटल मॉडल्स कर सकते हैं। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया, काफी लेट हो गई है बट अच्छे से डिस्कस किया सो दैट आपके कोई भी कंसर्न्स वो सॉल्व हो सके। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।